दोस्तों नमस्कार। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका जो जीके का यानी लूसेंट का बात चल रहा है, इसमें आप जा करके देख सकते हैं जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे। अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं और मैं सभी सब्जेक्ट लेकर चलूँगा। अभी हिस्ट्री, इसके बाद आपकी उसमें चलेगी पॉलिटी चलेगी, इसके बाद जियोग्राफी चलेगी और इसके बाद इकोनॉमी, इसके बाद आपकी साइंस, इसके बाद मिक्स क्वेश्चन जो होंगे वो सभी सारी जो है कंप्लीट किए जाएंगे। तो आप इस सीरीज को शुरू से अंत तक देखिए। मैं इसमें डोज 1, 2, 3, 4 इस तरह से जब तक ये समाप्त नहीं जाएगी तब तक ये मैं डोज लेकर के आता रहूँगा। आप लोग इसको ज़रूर वॉच करिएगा और यहाँ से आपको 100% उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बेनिफिट आपको होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो लोड करने का अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो आज देखेंगे साहित्य से संबंधित, ठीक है ना। तो बौद्ध साहित्य यहाँ पर दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है। कौन है? त्रिपिटक है। इसके नाम अलग अलग दिए गए हैं, यानी क्या दिया गया है? सुत्त पिटक दिया गया है, विनय पिटक दिया गया है और अभिधम्म पिटक ये दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। किस में है? जातक में। किस में पूछा जाता है? जातक में किसके पूर्व जन्म की क्या है? पूर्व जन्म की वहाँ पर कथाएं सम्मिलित की गई हैं। यानी प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिए गए हैं। किस भाषा में लिए गए हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दीप वंश एवं महावंश मौर्यकालीन इतिहास, किसका नाम के? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखते हैं। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय मिलता है। क्या मिलता है? वहाँ से महात्मा बुद्ध का क्या मिलता है? जीवन परिचय मिलता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, यानी इसमें दिया गया है विस्तार से महात्मा बुद्ध के जीवन के चरित्र मिलता है। अगला देखिए जैन से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को किसको आगम हम किसे कहते हैं? जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। किसमें? भगवती सूत्र किससे है? ये महावीर से संबंधित है, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है और कल्प सूत्र की रचना किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कल्प सूत्र की जो रचना किया है, कल्प सूत्र की ये रचना भद्रबाहु ने किया है, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में पूछेगा। जैन धर्म की रचना किस भाषा में की गई है? तो प्राकृत भाषा में की गई है। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र कृत, हेमचंद द्वारा जो लिखित है परिशिष्ट पर्वन है। क्या है? परिशिष्ट पर्वन है। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन है। अगला देखते हैं। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6वीं शताब्दी यानी 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर से हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि लौकिक साहित्य से संबंधित है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो ये कौटिल्य की रचना है। ये भी पूछा गया है कई बार। अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। किसको? अर्थशास्त्र क्या माना जाता है? राजनीतिक ग्रंथ किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र को माना जाता है। अगला पॉइंट है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। तो अर्थशास्त्र जो है मौर्यकालीन इतिहास और राजनीतिक ज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके अतिरिक्त जो है विशाख दत्त कृत मतलब होता है रचना, किसके द्वारा लिखी गई है? मुद्रा राक्षस जो रचना है विशाख दत्त ने लिखी है, ठीक है। सोमदेव ने कौन सी रचना लिखी है? ये सोमदेव दत्त जो हैं ये इनके द्वारा, यानी बुक का नाम है इनका कथा सरित सागर है। क्षेमेंद्र ने कौन सी बुक लिखी है? ये है बृहत कथा मंजरी
ये लिखी है, तो इनकी अलग अलग रचनाओं को आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग रचनाओं को इनकी याद कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये रचना इसकी है, यानी विशाख दत्त मुद्रा राजचंद की है। सोमदेव कथा सरित ये है। क्षेमेंद्र कृत ये है। वृहत कथा मंजरी ये प्रमुख रचना है। अगला पॉइंट है कल्हड़ द्वारा, यानी कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। कल्हड़ ने राजतरंगिणी एक बुक लिखी थी। 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास पूछा जाता है कि ये जो राजतरंगिणी है कल्हड़ द्वारा लिखी गई है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर वर्णन किसका किया गया है? यहाँ पर कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण क्या है। यूनानी रोमन लेखक, यूनानी और रोमन लेखक जो आए थे उनके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है, तो इनको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेरोडोटस की पुस्तक, यानी हेरोडोटस की जो पुस्तक है, क्या नाम है? हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध का उल्लेख मिलता है। हेरोडोटस की पुस्तक, यानी हेरोडोटस की एक पुस्तक लिखी गई थी कब? 5वीं शताब्दी में। यानी हिस्टोरिका, क्या नाम है उसका? हिस्टोरिका है। तो उससे क्या मिलता है कि 5वीं शताब्दी के भारत और फारस के संबंध के बारे में वहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखिए सिकंदर के समकालीन निर्याकस पहला है। आने सीक्रेट्स और अरिस्टोबुल के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों, मैगस्थनीज आया था, डाइमेकस आया था और डायोनीसियस, 3 लोग यहाँ पर आए थे। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूत इस प्रकार से यहाँ पर हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, यानी राजदूत मैगस्थनीज। क्या नाम था? मैगस्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज जो है ने अपनी पुस्तक इंडिका, क्या है? मैगस्थनीज की इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य एवं संस्कृत का वर्णन किया। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन साम्राज्य एवं संस्कृत का वर्णन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भूल नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट है डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था। ये जो पॉइंट हैं बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये डोच 1, 2, 3 जब तक ये पूरी आपकी समाप्त तो नहीं हो जाएगी जीके से संबंधित, तो इसको मैं शुरू से अंत तक ही लाता रहूँगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। डायोनीसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। क्या था? डायोनीसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला टालमी ने दूसरी भाषा में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। टालमी ने, किसने लिखी थी? टालमी ने। दूसरी शताब्दी में, कब? दूसरी शताब्दी में। कौन सी? जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टालमी ने ही लिखी थी। अगला पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधों, नेचुरल हिस्ट्री जो बुक लिखी थी किसने? प्लिनी ने लिखी थी। पेड़ पौधों, खनिजों, पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अगला पॉइंट है देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है और इसमें क्या है? इसका लेखक पहली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों और यानी क्या है बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चीनी लेखक के बारे में, चीनी लेखक कौन कौन से आया था जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। फाह्यान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय, फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी इसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट, ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में। कब? ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में। देखिए फाह्यान 5वीं में आया था। ह्वेनसांग जो है 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में, हा से हा दोनों मिला देना है।
हाथ से ह्वेनसांग हाथ से हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। कितने वर्ष तक? 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कहाँ तक किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला पॉइंट, ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत। वृत्तांत जो है सीयू की नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो ह्वेनसांग जो थे, इनकी देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। यानी भारत की यात्रा वृत्तांत, ये क्या है? भारत की यात्रा वृत्तांत जो है यहाँ पर दिया गया है। का वृत्तांत सीयूकी में मिलता है। कैसे मिलता है? सीयूकी में मिलता है। ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत सीयूकी में मिलता है। ये आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, क्या है? ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखना है, इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि का क्या किया था? उसने आदि के विषय में लिखा था। कौन है? इत्सिंग। कब आया था? 7वीं शताब्दी में। अगला पॉइंट देखते हैं, मा त्वानलिन ने हर्ष के पूर्व अभियानों तथा चाउ जू कुआं ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। ये भी अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अगला देखना है। अगला ये है कि चीनी यात्री युंग सुंग 518 में भारत आया था। 518 ईस्वी में भारत आया था। अरबी लेखक अलबरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया। उसने तहकीक-ए-हिंद या किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किया था, जिसे भारत खोज कहा जाता है, जिसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का वर्णन किया है। अलबरूनी के बारे में देखते हैं। ज्योतिष था, गणितज्ञ था, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। और आगे देखिएगा, 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरब यात्रियों, कब? 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है, बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। कहाँ से? बगदाद से आने वाले, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिएगा अगली महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर हासिल करेंगे। अगला पॉइंट है, अन्य विदेशी लेखक कौन आया था? देखेंगे, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला के नाम से जाना जाता है। क्या है? इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। और ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला विषय के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। उसने कंगयूर, यानी तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। किस देश की यात्रा पर? पांड्य देश की यात्रा पर आया था। तो ये भी आपको यहाँ पर इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अक्सर एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर समझ में। देखिए अगला पॉइंट है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने गए हैं। किसके? सबसे प्राचीन जो हैं अशोक के माने गए हैं, जो लगभग 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। मास्की, गुर्जरा, निष्ठुर एवं उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम स्पष्ट रूप से वहाँ पर दिखाए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः किसमें? ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में मिलते हैं। यवन राजदूत हीलियोडोरस के बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश से, बेसनगर कहाँ पड़ता है? विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है, से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। तो यवन राजदूत के यानी कौन है? हेलियोडोरस के बेसनगर से प्राप्त इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन ये है, देखिएगा यहाँ इंपॉर्टेंट है, मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर, इंपॉर्टेंट है, मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर रखिएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिएगा, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, जितने पॉइंट अब मैंने बात के बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थे यहाँ के। देखिएगा सिक्के के बारे में देखते हैं, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सोना और शीशा धातु के बनाए जाते थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, भारत के प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा लगाकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें क्या है, आहत सिक्के कहा, यानी ठप्पा लगाया जाता था, इसलिए आहत सिक्के इन्हें कहा गया है। सातवाहन शासकों ने शीशे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। तो सातवाहन और शीशे, देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पॉइंट छिपा हुआ है। तो सातवाहन ने शीशे के, अब भानु यानी यहाँ कह सकते हैं गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे, ये भी आपको 7 से 7, 7 से शीशा, गुप्त शासकों ने सोना, सोना जो होता है बहुत कीमती होता है, इसलिए याद रखिएगा गुप्त उसको रखा जाता है। अगला देखिएगा, सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के यूनानी, हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे, यानी इंडो ग्रीक, ये आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको ये बारे में पूछा जाता है। देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था, इसको देख लेते हैं। ये प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियाँ सर्वाधिक प्रमाणित है। इसके अंतर्गत मुख्य अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ तथा चित्रकला आदि आते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अभिलेख से देखिएगा यहाँ पर सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला हुआ है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोगजकोई एशिया माइनर, ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख मिला हुआ है। बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत यानी अश्विन देवताओं का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिएगा अलग अलग यहाँ पर हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इस अभिलेख के बारे में यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा पूछ लेता है कि कौन सा अभिलेख किसके शासनकाल में था, तो इसको भी हम यहाँ पर चर्चा कर ही लेते हैं। देखिएगा ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख ये कहाँ से मिला हुआ है, ये कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, शासक उस समय थे। अभिलेख जो मिला हुआ जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से है, ये रुद्रदामन, ठीक है, ये शासक उस समय थे। नासिक के लिए ये गौतमी बल्ल भी थे। प्रयाग प्रशस्त के लिए समुद्रगुप्त थे। मंदसौर अभिलेख के लिए मालवा नरेश यशोवर्मन थे, ठीक है। और एहोल अभिलेख क्या है, एहोल अभिलेख की अगर हम बात करें ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ग्वालियर अभिलेख की बात करें प्रतिहार नरेश हो जाएगा। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख की बात करें स्कंदगुप्त हो जाएगा। देवपाड़ा जो अभिलेख की बात करें बंगाल शासक जो है विजय सेन, ये इतने हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी भी हम चर्चा कर लिए। थोड़ा सा और यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मूर्तियाँ, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला है। भरहुत हो गया, बोधगया हो गया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। भरहुत हो गया, बोधगया हो गया, अमरावती, ये 3 स्थान आपको याद रखना है। आगे देखना है कि महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रभाव यानी प्रकाश डाला गया है महलों एवं मंदिरों की शैली से, ठीक है। अगला पॉइंट है अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। कहाँ, अजंता एवं एलोरा, यहाँ कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ती है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है।
तो देखिएगा यहाँ से आपके ये पॉइंट था और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट था। अब अगला जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इतिहास का विभाजन पढ़ेंगे। आप याद रखिएगा अगला जो पॉइंट हमारा आएगा वो इतिहास का विभाजन हम अगला पॉइंट में पढ़ेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट सीरीज है और आप लोगों के लिए चलाई गई है, तो लुसेंट का बाप, और ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है और यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। जो अपने में अभी तक मैंने क्वेश्चन बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।